आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 40 डेज का जावा कोर्स, और जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था 10 डेज पहले मैं C++ का बेसिक्स आपको सिखाऊंगी, उसके बाद से हम क्या करेंगे, जावा स्टार्ट करेंगे। अब चाहे जावा या C++ दोनों में से कुछ भी स्टार्ट करना हो, हमें ऊप के कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत क्लियर होने चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है ना। और ऊप से रिलेटेड कुछ जो स्टूडेंट्स के माइंड में मिथ्स होते हैं उनको भी मैं ब्रेक करना चाह रही हूँ। आज के वीडियो में ज़्यादा टेक्निकल में कुछ नहीं बताऊंगी, ओनली इतना बताऊंगी कि हाँ आपको ये समझ में आ जाए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही बिल्कुल अलग तरह की कैटेगरी, अलग तरह की एक वो लैंग्वेज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक वे है, प्रोग्रामिंग का ही एक वे है। देखो, आप जब भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, चाहे आप मैथ्स का कोई सम सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, तो आपको वे ऑफ सॉल्विंग, सभी का वे ऑफ सॉल्विंग जो होता है वो क्या होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो वे होता है सभी का क्या होता है, अलग अलग होता है। सपोज आपको एक बड़ी सी इक्वेशन सॉल्व करनी है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है x + a raised to the power 2 + p - q raised to the power 3, ऐसा कुछ भी बड़ी सी इक्वेशन लिखी हुई है। अब कोई क्या कर सकता है, इनको साथ में ले लेके इन सभी टर्म्स को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। कोई और क्या कर सकता है कि पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, देन हम इसको सॉल्व करते हैं, देन इनके जो रिजल्ट्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो दोनों में रिजल्ट सेम आने वाला है, ठीक है ना। दोनों में ही क्या यूज होने वाला है, पेन पेपर यूज होने वाला है, रिजल्ट दोनों में सही ही आएगा। लेकिन ये क्या, दोनों की वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम अलग अलग थी। किसी कोई और जो है तीसरा वे यूज कर सकता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो इसी तरह से हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो भी क्या होती है, एक अलग वे होता है प्रोग्रामिंग करने का। अब क्योंकि वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे है तो उससे हमें कुछ बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी में। प्रोग्रामिंग की टर्म्स में इस कंसेप्ट को बताती हूँ। देखो, जब प्रोग्रामिंग पहले स्टार्टिंग में, जब पहले प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस हुई थी तो पहले मशीन लेवल प्रोग्रामिंग हुआ करती थी। उसके बाद क्या आई, असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग आई, ठीक है। इसी तरह से धीरे धीरे उनमें इंप्रूवमेंट आता गया। देखो, प्रोग्रामिंग के बेसिक, प्रोग्रामिंग चीज क्या होती है, ये मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होती है। जब मैंने सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी उसी में मैंने एक प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, वो आप देख के समझ सकते हो। उतनी डिटेल में आज मैं आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो पहले मशीन लेवल लैंग्वेज थी, देन असेंबली लेवल लैंग्वेज आई। अब उन्हीं में कुछ न कुछ उनमें क्या थे, ड्रॉबैक्स थे, तो उन्हीं में इंप्रूव होते 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 क्या आई, हमारी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई, जिसको क्या बोला जाता है, POP बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, POP बोला जाता है। इसी को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी बोला जाता है, जिसमें हमने पूरी सी पढ़ ली है, ठीक है ना। अब सी एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों है, क्योंकि उसमें सब कुछ क्या है, प्रोसीजर्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसीजर होता है क्या होता है, मेन होता है। मेन को लग रहा है कि मेरा टास्क, मतलब मेन खुद ही ये काम नहीं करता है, हमें लग रहा है कि हमारा जो प्रोग्राम है बहुत बड़ा होता जा रहा है, उसमें कुछ रिपीटेटिव काम हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरे प्रोसीजर्स, दैट इज दूसरे फंक्शंस हम बनाते हैं। जब जब जरूरत होती है हम उनको क्या करते हैं, कॉल करते हैं। सपोज मुझे फैक्टोरियल का काम करना है, प्रोग्राम में 10 बार उसकी जरूरत पड़ रही है, तो 10 बार उसका कोड लिखने की बजाय मैं क्या करूंगी, एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बना लूंगी, जब जब जरूरत होगी उसको कॉल करूंगी। मुझे कोई मैसेज है बार बार डिस्प्ले करवाने हैं, 8-10 लाइंस का मैसेज है, वो मुझे बार बार डिस्प्ले करवाना है, तो बार बार प्रिंटफ लिखने की बजाय मैं क्या करूंगी, एक ऐसा फंक्शन बना लूंगी जो वो मैसेजेस ही डिस्प्ले करेगा, जब जब जरूरत होगी उसको मैं कॉल करूंगी। तो कुल मिला के जैसे जैसे हमारी प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्राम की साइज बढ़ती जाती है, देखो अगर ओनली मेन में छोटा सा प्रोग्राम है, ओनली मेन प्रोसीजर उसको हैंडल कर सकता है, लेकिन प्रोग्राम बड़ा होता जाता है तो भी हम ओनली एक ही फंक्शन में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो बेटर तरीका क्या होगा कि हम अलग अलग फंक्शंस बना दें, जब जब जरूरत हो उसको कॉल करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्या है, आपने स्टार्टिंग में छोटा सा स्कूल खोला है या कोई इंस्टीट्यूट खोली, चलो स्कूल की बात करते हैं। आपने कोई छोटा सा स्कूल ओपन किया है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि हाँ आप अकेले ही उसको मैनेज कर पा रहे हो, तो आप अकेले मैनेज करोगे, ठीक है। जैसे जैसे स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है तो आप किसी और को हायर करोगे, किसी और को हायर करोगे मतलब उसको ट्रेन करोगे, या किसी और घर के इंसान को ट्रेन करोगे कि भाई आपको अब ये वाला काम संभालना है, ठीक है ना। तो वो किसी और को ट्रेन करना क्या हुआ, आपने एक और फंक्शन बना लिया जो कि उस काम को संभालेगा, ठीक है। फिर आपका और जो है वो बढ़ता गया, किसी भी काम से आप कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कमेंट्स में आके आप गालियां दो, ये तो रिलेट हो ही नहीं रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। आप किसी को भी रिलेट करके देख सकते हो। कोई सी भी इंस्टीट्यूट ले लो, कोई सी भी कंपनी ले लो, कुछ भी ले लो। सपोज जब उस इंस्टीट्यूट की साइज जो
थी वो छोटी थी, तो एक इंसान उसको संभाल पा रहा है, ठीक है ना। उसको कुछ डेटा की, कुछ रिसोर्सेज की भी जरूरत है, तो ये क्या हो गए, वो रिसोर्सेज हो गए, और वो एक पर्सन हो गया जो इन रिसोर्सेज पर काम कर रहा है। ये एक फंक्शन या एक पर्सन हो गया। जैसे जैसे इसकी साइज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रिसोर्सेज भी बढ़ते जा रहे हैं, हमारे फंक्शंस भी हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सपोज हम स्कूल की ही बात करें तो ये सपोज एकेडमिक डिपार्टमेंट देख रहा है, ये स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट देख रहा है, ये कोई और डिपार्टमेंट देख रहा है, तो वैसे वैसे हमारे रिसोर्सेस, हमारा डेटा भी बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे जो फंक्शंस हैं वो भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें जब जब ज़रूरत है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं और इस डेटा को यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ तो वो इस कॉमन डेटा को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तो सपोज इसके पास अपना कुछ डेटा है और इसी डेटा पर काम इसको इससे करवाना है, तो वो क्या करेगा, अपना डेटा इसको भेजेगा, जिसको आर्ग्यूमेंट पासिंग बोला जाता है, जो कि हम कर ही चुके हैं। तो किसी भी वे में ये इस तरह से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, अगर हम सी का एक प्रोग्राम बना रहे हैं, बहुत बड़ा अगर हमें प्रोग्राम बनाना है, तो ढेर सारे हम फंक्शंस बनाएंगे, जो हो सकता है कोई कॉमन डेटा पर ऑपरेट करें या डेटा को आपस में क्या करें, शेयर करें। तो इसी तरह से क्या होता है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम होता है। अब यहाँ पर देखो, जब साइज बहुत बढ़ जाती है तो ये चीज क्या हो जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये किसी काम को करने में अनसक्सेसफुल हो जाएगी, नहीं, ये चीज क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सपोज हमें क्या करना है, यही हम कॉलेज या स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी है, हमारे यहाँ पे कोई सा और डिपार्टमेंट भी है, तो हम उन्हीं को ध्यान में रख के स्टूडेंट की सारी डिटेल्स को क्या करेंगे, स्टोर करवाएंगे। उसका ब्लड ग्रुप भी पूछेंगे, वेट भी पूछेंगे, सब कुछ चीजें हम पूछेंगे, ठीक है ना। जबकि एडमिशन के टाइम पे उन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी, जरूरत थी किसको, ओनली सपोज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ही उसकी जरूरत थी, हेल्थ डिपार्टमेंट को उसकी जरूरत थी, लेकिन हमने सारी चीजें पहले पूछ के रख ली है, ठीक है ना। और फिर उसी सभी डिटेल्स पर ये सभी क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी के बजाय हमने क्या किया होता, अगर अलग अलग डिपार्टमेंट बना दें, सपोज यहाँ पे हमने बना दिया स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। अब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को जितने डेटा की जरूरत है वो उतना डेटा अपने पास रखेगा, और जितने फंक्शंस की उसको जरूरत है उतने फंक्शंस ही क्या रखेगा, अपने पास में रखेगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हमने लाइब्रेरी डिपार्टमेंट अलग बना दिया, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट को जितने डेटा की जरूरत है वो अपने पास रखेगा, जितने फंक्शंस की जरूरत है वो क्या करेगा, उन पर यूज करेगा। अब यहाँ आपको एक कंफ्यूजन होता है, डेटा तक तो ठीक है, लेकिन फंक्शंस ये क्या चीज है। अब आप एक चीज इमेजिन करो, जैसे कि आपकी फोन बुक होती है, ठीक है, उसमें डेटा क्या है ये चीज तो आपको पता है। डेटा में क्या क्या चीजें हैं, एक पर्सन का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ये 4 चीजें समझ लो, वो क्या है, उसका डेटा है। फंक्शंस की आपको लगेगा क्या जरूरत पड़ रही है। तो अगर आप क्या करना चाह रहे हो, किसी चीज को, किसी कॉन्टैक्ट को सर्च करना चाह रहे हो, तो उसके पीछे भी एक फंक्शन वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम फोन बुक की बात करें तो फोन बुक के अंदर डेटा में तो क्या हो गया, हमारा नेम हो गया, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, और जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, तो वो चीजें हो गई डेटा। अब फंक्शंस में अगर हम एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं वो एक अलग फंक्शन हो जाएगा, हम किसी कॉन्टैक्ट को डिलीट करना चाह रहे हैं उसके लिए एक अलग फंक्शन होगा, हम क्या करना चाह रहे हैं, किसी को सर्च करना चाह रहे हैं तो वो एक अलग फंक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया डेटा, और जो उस डेटा पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उस चीज को हम क्या बोलेंगे, फंक्शंस बोलेंगे, डेटा एंड मेथड्स, डेटा एंड मेथड्स। तो यहां पे आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर हम एक क्लास की बात कर रहे हैं तो वो डेटा और मेथड्स का क्या होती है, कलेक्शन होती है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, डेटा को, जो रिलेटेड डेटा को है वो एक साथ, रिलेटेड डेटा और उस पर एक्ट होने वाले फंक्शंस को हमने एक साथ रख दिया है, ठीक है। इसी चीज को बोला जाता है एनकैप्सुलेशन, जिसमें हमने रिलेटेड चीजों को एक साथ में रख दिया है। अब देखो, मान लिया कि यहां पर अब इसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही क्या होती है, एक रीयूजिंग की भी प्रॉपर्टी होती है। रीयूजिंग की क्या है, सपोज कि क्या है कि यहां पर लाइब्रेरी में भी कुछ स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स चाहिए, लाइक उसका आईडी चाहिए, नेम वगैरह, बहुत सारी चीजें चाहिए। उसके अलावा भी कुछ और डिटेल्स चाहिए, लाइक उसका अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह चाहिए, ठीक है। तो जरूर, और इसी तरह से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी उसकी पर्सनल चीजें चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होती है, डेटा रीयूजेबिलिटी का भी कंसेप्ट होता है कि अगर आपने एडमिशन डिपार्टमेंट में
कुछ उसकी पर्सनल डिटेल्स पूछ रखी हैं, तो बाकी के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इसको क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते, बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, पहली चीज़ आपने क्या देखी, रिलेटेड चीज़ों को हम एक साथ रख रहे हैं, डेटा और फंक्शंस को। तो क्लास जो होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो पहली चीज़ है वो क्या है, एक क्लास है। क्लास में क्या किया जाता है, रिलेटेड डेटा को और उस पर एक्ट होने वाले फंक्शंस को एक साथ रख दिया जाता है, ठीक है। उस पर एक्ट होने वाले फंक्शंस को एक साथ रख दिया जाता है, इसी चीज़ को बोला जाता है एनकैप्सुलेशन बोला जाता है, ठीक है ना। अब एक दूसरी चीज़ आती है, देखो ये तो चीज़ हो गई क्लास, जो कि क्या होता है, डेटा और फंक्शंस का कलेक्शन। लेकिन क्लास जो होती है ना वो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट मात्र होती है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है कि उसको कोई मेमोरी नहीं एलोकेट होती है। मतलब कि क्या है, जैसे कि मान लिया आपने क्या किया है, एक रजिस्टर लिया है, उसमें क्या की है कि भाई यहाँ पे लाइब्रेरी का डेटा रखना है, चलो ठीक है, एक टेबल बना के आपने छोड़ दी, यहाँ पे लिखा आईडी, यहाँ पे लिखा नेम, और जो जो चीजें आपको चाहिए वो आपने लिख दी। इसमें अभी कोई डेटा नहीं है, सिर्फ आपने एक ब्लूप्रिंट बना के छोड़ दिया कि ये चीजें हम इस पर करने वाले हैं, ठीक है ना, ये चीजें हम स्टोर करने वाले हैं। तो ये क्या है, सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है, ये क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। क्लास आपको समझ में आ गई, सिर्फ ब्लूप्रिंट है जिसमें हम बताएंगे कि हम ये डेटा स्टोर करेंगे। जब भी हम कोई सी भी नया कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें ये फीचर्स रहेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एक ब्लूप्रिंट हुआ, ठीक है ना। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है। तो ऑब्जेक्ट क्या होती है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी। ये चौक मेरे हाथ में कोई सी भी चीज, ये बोर्ड है, ये क्या है, रियल वर्ल्ड एंटिटी से जिनको एक्चुअली क्या होती है, मेमोरी अलोकेट होती है। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, रियल वर्ल्ड एंटिटी। ये डेफिनेशन आपने बार बार सुनी होगी, ठीक है ना। तो अब जब आप एक्चुअली इसमें कोई डेटा फिल करने वाले हो तो वो चीज क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। सपोज आपको क्या करना है, कोई हम अब यहाँ पे कोई भी ये जो फ्रूट है, कार है, इन एग्जाम्पल्स की हम बात नहीं करें, हमारे एक स्टूडेंट के एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। आपको स्टूडेंट्स की डिटेल रखनी थी तो आपने स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनाई, उसमें सपोज आपको आईडी रखना था, उसका नेम रखना था, उसकी क्लास रखनी थी, जो जो चीजें रखनी थी। फिर एक शो फंक्शन रखना था जो इन चीजों को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। एक सर्च फंक्शन रखना था जो कीवर्ड के अकॉर्डिंग क्या करेगा, सर्च करेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें, ये सारी चीजें आपने क्या कर दी है, एक ब्लूप्रिंट सिर्फ बना के रख दिया है। एक्चुअली जब आप कोई डिटेल स्टोर करोगे, सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया S1 नाम का, मतलब अब ये ऑब्जेक्ट बनता कैसे, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। जब आपने बताया कि S1 का जो आईडी है वो है 101, S1 का जो नेम है वो क्या है, ABC कुछ भी है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये चीज जो है, ये चीज क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। या इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का आपने क्या बनाया है, एक क्लास बनाई है जिसमें आप उसका नेम, मॉडल या मैन्युफैक्चरिंग ईयर, ये सारी चीजें रख दी। अब उसके अंदर टेलीविजन जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम और भी डिटेल में बाद में देखेंगे। तो अभी तक जो हमने देखा कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या होता है। क्लास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड फंक्शंस, मतलब डेटा उन पर एक्ट होने वाले फंक्शंस। जैसे यहाँ पे सारे लोग मिलके एक साथ बैठ के वैसे काम कर रहे थे, अब हमने डिपार्टमेंट बना दिए और जो जिस डिपार्टमेंट को बिलोंग करना चाहिए उसको वहां पर हमने भेज दिया। जिसको जितने डेटा की जरूरत है उसको इतनी ऑथराइजेशन दे दिया कि आप इतना डेटा पूछ सकते हो, अपने पास रख सकते हो। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट। दूसरी जो चीज होती है वो होती है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब कोई सिक्योरिटी से कनेक्ट कर देता है कि हम क्या कर रहे हैं, डेटा को छिपा के रख रहे हैं। भाई अब ये स्पोर्ट्स वाला जो है, स्पोर्ट्स वाले में अगर रख रखा है उसका वेट, तो कोई और जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इस तरह से हम डेटा को हाइड, मतलब छिपा के रख रहे हैं, डेटा सिक्योर हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो इस एब्स्ट्रैक्शन का जो मीनिंग है वो क्या है कि जैसे अभी हमने एनकैप्सुलेशन में देखा कि जो रिलेटेड डेटा है वो एक साथ आ जाता है, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्शन का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कि अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड करके रखना। हाइड करके रखना इन द सेंस, आप एक रिमोट यूज कर रहे हो, उसमें बहुत सारे बटन्स आप प्रेस करते हो, अब उसके पीछे आपने सिर्फ एक CH+ चैनल प्लस किया, चैनल इंक्रीमेंट, लेकिन इंटरनली उसमें क्या बने हुए, काउंटर्स बने हुए हैं। लेकिन आपको उस चीज़ों से लेना देना नहीं, आपने 1 नंबर प्रेस किया, चैनल नंबर 1 हो गया, हम उस पर स्विच कर गए। इंटरनली वहाँ पे
कुछ स्विचेस हैं, आपने कोई फोन डायल किया, इंटरनली क्या वर्किंग हो रही है हम उससे बिल्कुल भी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ हमारा काम होके मिल रहा है। तो उसी चीज को क्या बोला जाता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोला जाता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कहीं कोई लेना देना नहीं है सिक्योरिटी से, ठीक है। अगर हम ये बोले कि हाँ डेटा हम इसको हाइड करके रख रहे हैं तो वो हमारा वेट जो हो गया सिक्योर हो गया, मतलब सिक्योरिटी से उसका इसका कोई लेना देना नहीं है। अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड करना उसको क्या बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्शन। अब फॉर एग्जांपल आप सर्च पे क्लिक करते हो, मतलब आप जब सर्च करते हो तो इंटरनली बहुत सारी एसक्यूएल की क्वेरीज चल रही हैं, लग रही हैं, लेकिन आपको मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई फंक्शन होगा सर्च करके, फिर उसके अंदर ढेर सारा कोड होगा, आपको उससे मतलब नहीं, आपको अपना काम होके मिल रहा है, सर्च होके मिल रहा है। तो मतलब क्या है कि जो उस सर्च फंक्शन ने किसी और को अगेन कॉल किया होगा, उसने फिर किसी और को कॉल किया होगा, लेकिन आपको एक जो है एक फेयर पिक्चर आपके सामने मिल रही है कि हमारा काम हुआ। तो अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड करना, उसको इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करना, उस चीज को क्या बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्शन बोला जाता है। एक और चीज होती है इनहेरिटेंस, जो कि कुछ जैसे अभी मैंने रीयूजेबिलिटी बताई थी कि लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, इन सभी को पर्सनल डिटेल्स की जरूरत है, तो बार बार उसके स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स को स्टोर किया जाए, उससे तो अच्छा है कि एडमिशन सेल से ही उस चीज को क्या किया जाए, रीयूज किया जाए। तो ये ही चीज क्या होती है, इनहेरिटेंस, जिसको भी हम बाद में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब देखो फीचर्स तो जो हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम वो बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो सारे आज डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये हो जाएगा रटना। जब हमारा ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर हम दूसरे भी फीचर्स देखेंगे, लाइक ये पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट क्या होता है, जब हम इनहेरिटेंस, जब ये सारी चीजें आप पढ़ लोगे ना तो आपको अपने आप वो सारे फीचर्स जो हैं रटने नहीं पड़ेंगे, आप खुद लिख सकोगे कि इनका जो है मीनिंग क्या होता है।